महाराष्ट्र में अब मराठाओं की राजनीति खत्म हो रही है। वहाँ फिर से एक ब्राह्मण समाज का सीएम होगा, नाम देवेंद्र फडणवीस। इससे पहले गुजरात में पटेलों के भी मुख्यमंत्री बदले गए थे, रूपानी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। बाद में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और तब पटेल को बनाया गया। हरियाणा से जाट की राजनीति खत्म कर दी गई है, अब वहाँ जाट मुख्यमंत्री नहीं। तो क्या जानबूझकर बीजेपी जाट, पटेल, मराठा, जहाँ जहाँ जो किसान कम्युनिटी है उसकी राजनीति को खत्म किया जा रहा है? आखिर कट्टर हिंदू हैं ये जाट, पटेल, मराठा, उनकी राजनीति कैसे खत्म हो रही है ये भी बताऊंगा। और कैसे महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ पूरा महाराष्ट्र खड़ा हो रहा है। आपको टीवी अखबार न दिखा रहा है, लेकिन खबरें बड़ी होती जा रही है। मार्केटबाड़ी में तो कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन अब अकोला के दो और गांव में 6 दिसंबर को बैलेट पेपर से मॉक पोल होने जा रहा है। महाराष्ट्र के लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये जो रिजल्ट आया है वो क्या है। तो महाराष्ट्र के बहाने मैं आपको बताऊंगा कि एक तो ईवीएम को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की जनता बैठने वाली नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज की धरती है ये। इतनी आसानी से यहाँ की जनता मानेगी नहीं और चुनाव आयोग को भी अब कदम कदम पर जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इस देश में मराठा, पटेल और जाटों की राजनीति को खत्म कर दिया गया है? सोचिए, महाराष्ट्र में अब ब्राह्मण समाज के फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, देवेंद्र फडणवीस। जब वो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी चुनाव लड़ी थी, गठबंधन में वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद में एक सोचिए, उद्धव ठाकरे खुद मराठा समाज से नहीं है, वो मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ एक मराठा कुनबी को आगे किया गया, नाम एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने बगावत की और उनको मुख्यमंत्री तो बनाया गया। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए अगर बम्पर जीत मिली बीजेपी गठबंधन को, ईवीएम वाली जीत, महाराष्ट्र के लोगों का कहना है ईवीएम वाली जीत, इसको नाम दे रहे ईवीएम वाली जीत, लेकिन जब बम्पर जीत मिली तब बीजेपी ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह एकनाथ शिंदे को बाहर कर दिया और वहाँ मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं वो देवेंद्र फडणवीस बनाए गए हैं। वो पेशवा कम्युनिटी से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो सोचिए, जो महाराष्ट्र मराठा की राजनीति के आसपास घूमता था, अब वहाँ एक ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं। वैसे मुख्यमंत्री तो ब्राह्मण समाज के एक बार जोशी भी बने थे। कांग्रेस का मैं बात, कांग्रेस तो बनाती ही रहती थी, जोशी बने थे, मनोहर जोशी, लेकिन कुछ ही दिन में उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था और तब फिर से राणे, जो मराठा समाज से, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। अभी राणे बीजेपी में ही हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। सोचिए, देवेंद्र फडणवीस का अनुमोदन किससे कराया गया? पंकजा मुंडे से, गोपीनाथ मुंडे की बेटी। मैं एक आपको कहानी बता रहा हूं, देखिए जाति कैसे काम करता है। देवेंद्र फडणवीस क्यों मुख्यमंत्री बने, इसकी सबसे बड़ी वजह, बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक को वहां भेजा। एक का नाम निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, और दूसरा रूपानी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके बाद उनको हटाकर फिर पटेल लाएगा, क्योंकि वहाँ डर बैठ गया था। रूपानी जो हैं वो वैश्य समाज से हैं, जैन समाज से हैं, म्यांमार में उनका जन्म हुआ। ये दोनों गए और इन्होंने फडणवीस को आगे कर दिया। राजस्थान में याद है, राजस्थान में कहा जाता था कि वहाँ राजपूत ज़्यादा मुख्यमंत्री होते हैं, भैरव सिंह शेखावत से लेकर तमाम लोग रहे। लेकिन सोचिए, राजनाथ सिंह के हाथ से एक पर्ची निकलवाई गई और वहाँ भी ब्राह्मण समाज का सीएम है। तो बीजेपी के पास अब 3 ब्राह्मण समाज के सीएम हैं, असम में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। इसका मतलब है कि सच में बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल में है और नरेंद्र मोदी ने लगता है कि आरएसएस के सामने अब सरेंडर कर दिया है। तो कम से कम बीजेपी ये तो नहीं कह सकती कि वो डाइवर्स पार्टी। आदिवासी 2 सीएम हैं, ओबीसी के 2 सीएम हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के 3 सीएम हैं। अभी भी एससी समाज का एक भी सीएम बीजेपी के पास नहीं है। वो तो सोचिए कि दिल छोटा है, राजनीति में दिल छोटा बहुत गलत चीज़ होता है। अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, अगर इन लोगों ने एससी समाज के लीडरशिप को गठबंधन में लिया होता
चाहे बिहार में चाहे चंद्रशेखर को अब आप लीजिए, या बिहार में बीएसपी को लीजिए या चंद्रशेखर को लीजिए, इसके बगैर लिए तो राजनीति नहीं होगी। चिराग पासवान भी बीजेपी के पाले में है, मांझी भी बीजेपी के पाले में है। तो ये तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का दिल बहुत छोटा है, इसीलिए बीजेपी हो सकता है कि अगली बार बिहार में सीएम बनाकर, बिहार में सत्ता लेकर कोई दलित सीएम बना दे। लेकिन बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, सोचिए यूपी और बिहार सोशल जस्टिस की धरती थी, आरएसएस ने नया प्रयोग किया और वहाँ जनरल कैटेगरी का मुख्यमंत्री। मैं फिर कह रहा हूँ, आरएसएस का बड़ा सपना है कि बिहार और यूपी जिसने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है, जहाँ जगदेव बाबू की कुर्बानी हुई है, शहीदी हुई है, जो जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जहाँ से सोशल जस्टिस आरक्षण का जन्म हुआ पिछड़ों के मामले में, तो महाराष्ट्र में आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी यूपी, जो मान्यवर कांसीराम साहब की राजनीतिक रसायन शास्त्री रहे, जहाँ पिछड़े मुख्यमंत्री बन रहे थे, दलित मुख्यमंत्री बन रही थी, वहाँ भी जनरल कैटेगरी का बैठा दिया गया। अब बीजेपी का सपना है कि बिहार में भी जनरल कैटेगरी का सीएम बनाए। और सोचिए किस तरह से राजस्थान में राजपूतों की राजनीति खत्म कर दी गई, गुजरात में पटेलों की राजनीति खत्म कर दी गई थी, रूपानी यही सीएम थे, बाद में जब हालत खराब हो गई तब तो वहाँ पटेल मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए इस तरह से बीजेपी जो गढ़ है, हरियाणा में राजनीति खत्म हो गई है जाट समाज की, अब वहाँ जाट मुख्यमंत्री नहीं है, महाराष्ट्र में पटेल मराठा मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये एक नया प्रयोग हो रहा है और ये आरएसएस प्रयोग कह रही है। लेकिन सवाल है कि जो कट्टर हिंदू अभी भी जो किसान कम्युनिटी हैं, पंजाब में जाट सिख नाराज हैं, महाराष्ट्र में मराठा नाराज हैं, हरियाणा में जाट नाराज हैं। लेकिन आरएसएस को अब समझना पड़ेगा और इन समाजों को भी समझना पड़ेगा कि इनकी पॉलिटिकल राजनीति ही नहीं खत्म हो रही है, इनका पॉलिटिकल सोशल एसर्शन भी खत्म हो रहा है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। तो लगता है कि कांग्रेस वाला पुराना चेहरे में आरएसएस की माँ थी कांग्रेस और बेटा था बीजेपी, अब माँ जो है वो अब बेटे में वो पुराना रंग डाल रही है। और क्या धीरे धीरे बीजेपी सवर्ण लीडरशिप की तरफ बढ़ेगी और पूरे देश में सवर्ण लीडरशिप का धीरे धीरे कब्जा हो जाएगा? क्या आरएसएस अपने मकसद में सफल हो जाएगा? क्योंकि आरएसएस पूर्ण रूप से कहें तो ब्राह्मण समाज का संगठन है, या फिर थोड़ा सा घालमेल कर दे तो सवर्ण समाज का संगठन है। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के एजेंडे पर, मैं संगठन कहने का मतलब आइडियोलॉजिकली मैं कह रहा हूँ। आरएसएस का कई बार मोहन भागवत कह चुके हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं। बाद में जब उनको एक दिन तो एक पुजारी ने कहा कि आरक्षण खत्म करवाइए, तो उन्होंने कहा कि क्यों लड़ाने वाली बात कह रहे हो। तो वोट का डर है, यूपी पर कब्जा हो चुका है, बिहार एक अंतिम किला बचा हुआ है जहां गैर सवर्ण मुख्यमंत्री अभी भी हैं। लेकिन सवाल है कि एससी, एसटी, ओबीसी की लीडरशिप एक साथ नहीं आएगी, तो आपको यही सब देखना पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ईवीएम का मुद्दा जो है वो जोर पकड़ रहा है। अब 2 और गांव में 6 दिसंबर को वोटिंग होगी बैलेट पेपर से, लेकिन पहले जो एक गांव में वोटिंग होनी थी वहां कर्फ्यू लगवा दिया गया था, अब दूसरे गांव में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। वो मैं कहानी बताना भूल गया, बिहार में कैसे लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। दरअसल जदयू की सरकार बननी थी, जनता दल की, तब जनता दल हुआ करता था। बीपी सिंह और चंद्रशेखर 2 सवर्ण नेता भी थे। बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री के कंटेंडर थे, रामसुंदर दास भी कंटेंडर थे और एक सवर्ण नेता भी कैंडिडेट थे। लेकिन तब शरद यादव जैसे लोग वहां गए पर्यवेक्षक बनकर, जैसे महाराष्ट्र में निर्मला सीतारमण और रूपानी गए हैं जो दोनों जनरल कैटेगरी से थे, और इन दोनों ने जनरल कैटेगरी के मुख्यमंत्री को थोप दिया। उसी तरह से बीपी सिंह और चंद्रशेखर जो कि जनता दल के बड़े नेता थे दिल्ली में, उनके बगैर इशारे के पत्ता नहीं हिलता था। ये दोनों भी नहीं चाहते थे कि कोई बैकवर्ड सीएम बने, और तब शरद यादव जैसे लोगों ने लालू यादव को आगे करके मुख्यमंत्री बनाया था, जिसका नतीजा हुआ कि सोशल जस्टिस की लड़ाई मजबूत हुई। तो धीरे धीरे एससी, एसटी, ओबीसी की राजनीति पर भी मट्ठा डाला जा रहा है। और सोचिए जो किसान जातियां, जो कट्टर हिंदू हैं, जिनके पास जमीनें भी है, ताकतवर लोग हैं, उनकी भी राजनीति जो है वो पूरी तरह से अब लगभग खत्म है। महाराष्ट्र में पटेल मराठाओं की राजनीति खत्म हो रही है, हरियाणा में जाट की राजनीति खत्म हो रही है, और गुजरात में पटेल की राजनीति खत्म हो गई थी। बाद में पटेलों ने थोड़ा सा रौद्र रूप दिखाया, बीजेपी सिमट रही थी, तब जाकर फिर से पटेल को हम मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये है बीजेपी का
पॉलिटिकल गेम, और आप इससे सहमत है असहमत? मैं फिर कह रहा हूं, जब तक बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल एक मोर्चे पर नहीं आएंगे कांग्रेस को छोड़कर, और खासकर बिहार, यूपी हो या देश के किसी भी राज्य में, जब तक आप दलित लीडरशिप को जगह नहीं देंगे, अगर महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर को जगह दी गई होती तो इंडिया गठबंधन की ये दुर्गति न होती। जब तक आप एससी समाज के, मुस्लिम समाज के और ओबीसी के घटक दलों के साथ, ओबीसी के खासकर दो जो बिहार में आरजेडी, अगर वो बीएसपी या चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं आती है, और यूपी में अखिलेश यादव, तो फिर कहिए पूरी तरह से एक छत्र राज होगा बीजेपी का। मैं फिर कह रहा हूँ, ओबीसी नेताओं को अपना दिल बड़ा करना होगा और खासकर एससी और ट्राइबल लीडरशिप को जगह देनी पड़ेगी, नहीं तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। बीजेपी के पास दो तरह की राजनीति है, एक वो राजनीति कर रही है धर्म की, जिस पर हिंदू के नाम पर वोट ले रही है, और दूसरा सवर्ण समाज उसके साथ एक मुश्त है, तीसरा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की वजह से, और चौथा वो कांग्रेस के जो तमाम जो पाप हैं उसको आगे करके पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो दे रही है, लेकिन उन तमाम जहाँ जिन राज्यों में हमेशा एक तरफा सरकारें चलती थी वहाँ वो डाइवर्स दिखाई, लेकिन अंततोगत्वा फाइनली ये साफ हो गया है कि बीजेपी में ब्राह्मण वर्चस्व रहेगा, था और है। और बीजेपी आरएसएस की पिछलग्गू पार्टी है, आरएसएस के फैसले ही नरेंद्र मोदी को लागू करना होता है। तो यह आरएसएस की बड़ी जीत है। पूरे इस एनालिसिस से आप सहमत हैं असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आरएसएस की जीत का मतलब है रिजर्वेशन का कमज़ोर होना, एससी एसटी ओबीसी की राजनीति का कमज़ोर होना, और संवैधानिक प्रावधानों का कमज़ोर होना। क्या आप आपसे सहमत हैं असहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।